Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today we are going to talk about the topic conservation of linear momentum. This is actually a law of conservation of linear momentum. This law is consequence or it is a result of Newton's second law and Newton's third law of motion. दोनों का ही रिजल्ट है, दोनों ही लॉज इसमें यूज होने वाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए. ठीक है, सो समझते हैं इसको, देखते हैं ये क्या है. Now what does this law said? ये लॉ क्या कहता है कि according to this law, if external force acting on a body, F external or the net force, अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल या नेट फोर्स लग रहा है that is zero. If this force is zero, then linear momentum of the body remains conserved. Then linear momentum of body remains conserved if F net और F external, अगर बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा. वो कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है कि अब देखो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पहले देखते हैं. वो जो बॉडी है उस बॉडी से हम समझते हैं कि वो एक सिस्टम है. वो बॉडी अपने आप में एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि ये जो सिस्टम है इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, बॉडीज़ हैं, कुछ भी है, वो अपने आप एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर सकती हैं. दे कैन अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर बट विद इन दिस सिस्टम, इस सिर्फ सिस्टम के अंदर. ठीक है, बाहर से कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगा. नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम. ये होता है आइसोलेटेड का मीनिंग. ठीक है, मतलब ना तो इसमें से कोई एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है, ना कोई एनर्जी इसमें बाहर से गेन हो सकती है. एनर्जी का ट्रांसफरेंस नहीं होता है. फोर्सेस इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं. बाहर से कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं करता है. ओके, नाउ लीनियर मोमेंटम, इसका नेट फोर्स इसका ज़ीरो कैसे होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, क्या है वो, क्या लॉ क्या है वो कि अगर हम एक्शन अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, इन रिस्पॉन्स वो हमें रिएक्शन देगा. दीज टू फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ये अच्छी तरह से पता है आपको, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, दे कैंसल आउट ईच अदर. एक कैंसलेशन के प्रोसेस की वजह से जो एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. पूरे सिस्टम का फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे. छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इसमें, आगे हम इसको एप्लीकेशंस में करेंगे. इस एग्जांपल को अच्छी तरह से डिटेल में देखेंगे. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल देखते हैं इसमें कि अगर हम गन की एग्जांपल लेते हैं. बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन. ठीक है, बुलेट को किसी मतलब गन में से फायर किया गया है. सो जो बुलेट ने अपना फोर्स, अपना एक्शन शो किया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बुलेट ने अपना एक्शन शो किया एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस रिएक्शन द गन शोज इट्स रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. गन ने अपना रिएक्शन शो किया बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, बुलेट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना एक्शन शो किया एंड द गन शोज इट्स रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. सो इस पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम में क्या कंसीडर हो रहा है, गन एंड बुलेट. ये पूरा एक सिस्टम है. इस सिस्टम का जो टोटल द नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हो ना इजीली. तो मतलब कि इस सिस्टम का जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो ज़ीरो है. क्यों, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो इसका लीनियर मोमेंटम इट शुड बी कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मीनिंग कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा किसी फोर्स के एक्ट करने से पहले का मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी. फाइनल मोमेंटम कौन सा हो गया, फोर्स के एक्ट करने के बाद वाला मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू द
इनिशियल मोमेंटम, जो फोर्सेस के एक्ट करने से पहले वाला मोमेंटम है। फोर्सेस, कौन से फोर्सेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे? नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग विद इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम। वो फोर्सेस क्या रहेंगे? दे ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड if net external force on an isolated system is 0. This is the law of conservation of linear momentum. इसको प्रूफ के साथ समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। Proof of this, mathematical proof of this body. Pull up. Consider two bodies A and B. Two bodies A and B. दो बॉडीज हैं A and B. ये हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। एक सिस्टम में दो बॉडीज हैं, ठीक है, A and B. These two bodies are within the system. सिस्टम के बीच में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस, कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। हम उनकी ही बात करेंगे, बाहर से बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो कंसीडर टू बॉडीज A and B. सॉरी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दीज बॉडीज, A का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा PA एंड B का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा PB. Initial momentum for body A is PA and for body B is PB. These are the momentum before the forces applied. Forces के एक्ट करने से पहले का ये मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम्स। नाउ ये होगी फर्स्ट बॉडी PA एंड ये होगी सेकेंड बॉडी विद इनिशियल मोमेंटम PB. अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों बॉडीज दे शुड कोलाइड विद ईच अदर। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगी, कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है। सो व्हेन दीज टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, ये इन दोनों बॉडीज की क्या होगी? कोलिजन होगी आपस में, ठीक है। आफ्टर कोलिजन दीज टू बॉडीज विल सेपरेट, और ये कोलिजन कितने टाइम के लिए होगी? डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन द टाइम, the time interval for which these two bodies they collide with each other. After this time interval delta t, these two bodies will separate. ये दो bodies दोबारा से क्या हो जाएंगी? separate. पहले separate थी, their initial momentum is PA and PB. Then they collide with each other and after collision for a time interval of delta t, after the collision these bodies will separate from each other. separation के बाद इनका जो final momentum है वो क्या हो गया? PA dash and इसका हो गया PB dash. initial momentums, final momentum after the collision when they separate from each other. ये होगी conditions हमारी, ठीक है। now न्यूटन सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा बॉडी पर, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा, दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही कहता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। ये हटके इससे, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेल्टा टी। इसी लॉ से इस प्रूफ को आगे प्रोसीड करेंगे हम। नाउ फर्स्टली हम लेते हैं फोर्सेस की बात करते हैं। FAB, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। FAB, इट इज़ द फोर्स दैट बॉडी B इज अप्लाइंग ऑन बॉडी A। ये दोनों बॉडीज जब कोलाइड करेंगी, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी A अपना जो है वो एक्शन शो करेगा B पर एंड बॉडी B इन रिटर्न अपना रिएक्शन शो करेगी बॉडी B पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फोर्सेस हैं FAB एंड FBA। FBA कौन सा फोर्स है? जो बॉडी B पर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू बॉडी A। द फोर्स दैट इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। A अपना जो एक्शन शो कर रही है B पर, दैट इज FBA। and FAB, the force which the body B
is applying on body A in response to the action of body A. ठीक है, that is the force FAB which is for body A and FBA which is for body B. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें डिपिक्ट करते हैं. सो FAB ये है dt चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. इसको इसके साथ ही लिख लेंगे डेल्टा टी. इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फॉर बॉडी ए. पहले बॉडी ए की बात कर रहे हैं, PA डैश माइनस PA. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर बॉडी ई बी, सॉरी डेल्टा टी इधर ले आते हैं. ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई. ठीक है, नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशन, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. व्हाट वी विल गेट, डेल्टा टी कॉमन क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है दोनों में. सो ये आ जाएगा FAB प्लस FBA डेल्टा टी कॉमन क्वांटिटी आ गई. ठीक है, दिस वन, ये चीज़ आ गई. इनको भी ऐड कर लेंगे दोनों को, PA डैश माइनस PA प्लस PB डैश माइनस PB. ये न्यू टर्म क्रिएट हो गई एक. ठीक है, ना अब दोबारा से आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे. न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इट मीन्स दैट FAB इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू FBA. ये चीज़ होती है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. इक्वल एंड ऑपोजिट, दीज टू फोर्सेस दे कैंसल आउट ईच अदर, सो दिस क्वांटिटी बिकम्स जीरो, डेल्टा टी बिकम्स जीरो. ठीक है, सो इसकी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इट बिकम्स जीरो, और उस साइड वो सेम क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, PA डैश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज ये जीरो के इक्वल हो गया. इट इम्प्लाइज कि क्या हो जाएगा, ये PA प्लस PA डैश इट शुड बी इक्वल टू PB प्लस PB डैश. What is this? Initial momentum. Sorry. Initial momentum, it is equal to final momentum. ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी. ये क्या आ गया हमारा, इनिशियल मोमेंटम it should be equal to final momentum. दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम जब फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स दैट द मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. ठीक है, फोर्स ज़ीरो हो गया ना. जब फोर्स जो टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो भी एक्ट कर रहा है उस आइसोलेटेड सिस्टम पर, अगर वो ज़ीरो है, ठीक है, टोटल फोर्स ज़ीरो है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड. ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी. दिस इज़ द प्रूफ फॉर दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो इसको हम न्यूमेरिकल्स से भी समझ सकते हैं. लेट अस टेक एग्जाम्पल.
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 पार्टिकल्स हैं A, B and C that are in the form of equilateral triangle. अब ये तीनों पार्टिकल्स they are colliding with each other. ये है इसका सेंट्रॉइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड मैथमेटिकली, ठीक है। ये है सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड पर आकर ये तीनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? दे कोलाइड, कोलिजन्स हो रही हैं इनमें, ठीक है। सो दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v। अब इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा pa, इसका हो जाएगा pb एंड इसका हो जाएगा pc। pa, pb एंड pc। कंडीशन क्या है इसमें? ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, जब इनकी कोलिजन होगी, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, दिस पार्टिकल a इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। ये पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे आ गया, मींस इसकी v वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है। रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी 0 होगी, मींस इसका जो मोमेंटम है pa वो भी क्या हो गया? 0, ठीक है। नेक्स्ट, जो पार्टिकल B है आफ्टर कोलिजन, इसके लिए कंडीशन क्या है कि पार्टिकल B इट रिट्रैक्ट्स इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिट्रैक्ट करेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो उस कंडीशन में इसका जो मोमेंटम है PB फॉर पार्टिकल B किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ PB। सेकेंड कंडीशन। थर्ड, इसमें फाइंड आउट क्या करना है? इस न्यूमेरिकल में हमने C, पार्टिकल C की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि ये जो पार्टिकल C है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है कि इनिशियली हम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड, ठीक है, कंजर्व्ड रहेगा। सो PA, PB, PC it should be equal to 0. This condition is before collision. After collision, जब ये कोलाइड कर गए, जो हमें न्यूमेरिकल में कंडीशंस दी गई हैं, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी। PA, ये मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। PB it retracts its path, so it becomes this one, एंड हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है PC की, दैट शुड बी, ठीक है, इट्स इक्वल टू 0। इट एम्प्लाइज, इस इक्वेशन में से क्या आ जाएगा? PB इज इक्वल टू PC। सो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल C है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B। It shows that C is moving with the velocity same as that of particle B, ठीक है। और किस पाथ की तरफ जाएगा? ये पाथ BG, moving with the same velocity as that of particle B। So ये इसमें हमने यूज़ किया है लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप इसमें ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, काफ़ी आती हैं इसमें, ठीक है। So enough for this video, hope you understood. If you have any queries, please comment me in the comment section. और अगर आपको कोई specific topic चाहिए, if you need any specific topic from my side, then please request in the comment section. Thank you.